हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस बिजनेस मैगजीन। ये PT 365 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके पहले मैंने यहाँ पे 3 वीडियो ऑलरेडी डाले हैं इसी मैगज़ीन का। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे रेडी है पूरा, पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किया है। एंड आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो PSC परस्यूरर्स करके है, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। और आज हम यहाँ पे तीसरा टॉपिक देखेंगे, IT एंड कंप्यूटर का। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा 5G नेटवर्क। ये 5G नेटवर्क अभी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पे डिसाइड किया टू अलाउ द मोबाइल ऑपरेटर टू स्टार्ट 5G ट्रायल्स फ्रॉम जून 2020 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 5G ट्रायल्स 5th जनरेशन। सो ये 5G क्या है, इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए। इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी आफ्टर 4G LTE नेटवर्क। अभी जो फिलहाल 4G LTE चल रहा है करंटली इन इंडिया, उसके बाद का नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। 5G टेक्नोलॉजी विल एंटर द सर्विसेज ग्रेजुअली बिगिनिंग इन 2019, advanced to full range of service by 2024. 5G will provide the capacity and bandwidth as per the need of the user to accommodate and technology such as Internet of Things. Thus, it will help to incorporate artificial intelligence in our lives. It can also support virtual reality and augmented reality services. It will provide the faster data speed and ultra low latency. ये यहाँ पे इंफोग्राफिक दिया है, आप देख सकते हो। कंपेयर किया है 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो 4G में है लेटेंसी 10 मिली सेकंड है, यहाँ पे लेस देन 1 मिली सेकंड है। डाटा ट्रैफिक यहाँ पे 7.2 एक्साबाइट्स पर मंथ है और 50 मतलब ज़्यादा कंजम्पशन है यहाँ पे एक्साबाइट पर मंथ। इन 2021 में यहाँ पे ये होगा। पीक डाटा रेट्स है 1 Gbps है, यहाँ पे 20 Gbps है। स्पीड बहुत ज़्यादा है डाटा की। अवेलेबल स्पेक्ट्रम 3 GHz है, यहाँ पे 30 GHz है। कनेक्टिविटी डेंसिटी 100,000 कनेक्शन पर क्यूबिक किलोमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 1 मिलियन कनेक्शंस पर किलोमीटर स्क्वायर है। सो आप ये कंपैरिजन देख सकते हो, एक बार पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो 4G और 5G में क्या कंपैरिजन है। ये आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। बट ये इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2G एंड 3G मोबाइल नेटवर्क रिलाइड ऑन द माइक्रोवेव वायरलेस बैकहॉल। मतलब ये 2G और 3G माइक्रोवेव वायरलेस बैकहॉल टू कनेक्ट द सेल साइट विद द नियरेस्ट स्विचिंग सेंटर। सो इस टेक्नोलॉजी पर ये यूज़ होता था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एंड 4G LTE इंट्रोड्यूस IP बेस्ड कनेक्टिविटी। ये IP बेस्ड कनेक्टिविटी था, रिप्लेसिंग कॉपर और माइक्रोवेव बेस्ड सेल साइट। उसके बाद में 5G अभी डिप्लॉयमेंट होने वाला है, बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा इसका। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। भारत नेट प्रोग्राम ने प्लान किया है टू लिंक द 2.5 लाख ग्राम पंचायत थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। उसके बाद में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 envisages a digitally empowered economy and society with the essential means that the information communication needs of the citizens and enterprises are met with the ubiquitous, resilient and affordable digital communication infrastructure and services। मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं वहाँ पे हर कोई सिटीजन से एंटरप्राइज हो, मतलब उसे एक अफोर्डेबल डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज मिल सके। उसके लिए ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोग्राम टाइटल बिल्डिंग एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड। मतलब ये अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, बिल्डिंग एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड। द प्रोग्राम envisages the close collaboration between the university and small technology company to build broadly compliant with the 3GPP standards. Several smaller academic research and development programs around 5G themes have been funded by the DST, Department of Science and Technology, and MEIT, ये Ministry of Electronics and Information Technology है MEIT. Ericsson has installed the first public access 5G test bed in IIT दिल्ली। यहाँ पे Ericsson ने लॉन्च किया है IIT दिल्ली में। The report of the steering committee of the high level forum laid out the 3 priority areas in 5G deployment and early roll out of 5G services to maximize the value
proposition of the 5G as the technology to build the indigenous industrial and research and development capacity, especially for the design and intellectual property manufacturing. और यहाँ पे to expand the manufacturing base for the 5G technology which includes both semiconductor fabrication and equipment assembly and testing. So ये कुछ priorities areas है 5G टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट करना है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, इंडिजिनियस इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड डेवलप कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, फॉर द डिज़ाइन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी बेस तैयार करता है, इंक्लूड बोथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एंड इक्विपमेंट असेंबली टेस्टिंग. 5G हैकाथॉन के बारे में पढ़ते हैं. ये 5G हैकाथॉन का एम है at shortlisting India's focus cutting edge ideas that can be converted into workable 5G products and solutions. It is organized by the Department of Telecommunication (DOT) in association with the government, academia and industry stakeholder. It is an open to developers, students, startups, SMEs, academic institutions and registered companies in India and NRIs. It was organized alongside India Mobile Congress IMC 2020 न्यू दिल्ली. ये ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे न्यू दिल्ली में 2020 में. इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 ध्यान में रखना. इंडिया मोबाइल कांग्रेस इज़ द लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम इन द साउथ एशिया. साउथ एशिया का ये लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है. ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. सो ये थोड़ा ध्यान में रखना 5G हैकाथॉन के बारे में. और उसके बाद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारा सेकंड टॉपिक है. ये न्यूज़ में था क्योंकि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने सेटअप किया है सेंटर ऑफ एक्सलेंस COE इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटका में, इसलिए ये अभी न्यूज़ में था. मोर ऑन न्यूज़ अभी इसमें इसका एम दिया है इट्स प्रोवाइड the blockchain as a service and allowing all stakeholders to benefit from the shared learning experiences and resources. It will facilitate the government departments in building proof of concept for the use of the blockchain technology in different dimensions of the governance, leading to large scale deployment of the such applications. And new and previously unforeseen application of the blockchain in the government are expected to enhance transparency, traceability, trust in the e-governance सिस्टम. उसके बाद में यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स दिया है यहाँ पे, सो आप पॉज करके पढ़ सकते हो. उसके बाद में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं एग्जैक्टली क्या है. इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर. एक प्रकार का स्पेसिफिक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है. Can be used to transact across the nodes and or participants. The ownership rights are recorded cryptographically stored and linked blocks which contain records ownership of the asset among the participants that can remain anonymous. Blockchains are open distributed ledger that can chronologically record transaction between the two or more parties efficiently in near real time. The prerequisite of each subsequent transaction to be added to the ledger is the respective consensus of the network participant called nodes, thereby creating the continuous mechanism of the control regarding the manipulation, error, data quality. Blockchain technology generally has the key characteristics of decentralization, persistency, anonymity, auditability. With these traits, blockchain can greatly save the cost and improve efficiency. ये सेव कर सकता है कॉस्ट को एंड इम्प्रूव कर सकता है एफिशिएंसी को. इट हैज़ अ वेरियस एप्लीकेशन लाइक इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नेंस. तो ये ध्यान में रखना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ये एप्लीकेशन है. बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नेंस एट्सेट्रा. गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए यहाँ पे. MEIT हैज़ सपोर्टेड द मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट टाइटल डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद द IDRBT एंड VJTI इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी. इन सब ने मिला के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर एक्सेलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ये किया है, प्रोजेक्ट को नाम दिया है. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE in partnership with the NASSCOM has launched Future Skill Platform. ये भी ध्यान में रखना. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in partnership NASSCOM के साथ में इन्होंने ये Future Skill Platform क्रिएट किया है. It focuses on the 10 emerging technology including blockchain and artificial intelligence etc. उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं
Department of Science and Technology has launched National Mission on Interdisciplinary Cyber Physics System NMICPS. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे लॉन्च किया है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी फिजिकल सिस्टम NMICPS. It has been a roadmap to develop the blockchain, artificial intelligence, internet of things, big data analytics, robotics etc. मतलब ये रोडमैप क्रिएट करेगा जो NMICPS मिशन है, प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया है DST ने. सो ये ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स इनका डेवलप करने में ये रोड मैप तैयार करेंगे. सो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद में हम हमारे थर्ड टॉपिक में आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जब हम वो गूगल वॉइस वगैरह यूज़ करते हैं या फिर वो अमेज़ॉन का आता है ऑटोमेटिकली आवाज़ रिसीव करके हमारा ऑटोमेटिकली गाने लग जाते हैं, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. करंटली न्यूज़ ट्रेंडिंग चल रहा है अभी. एंड गवर्नमेंट इंक पैक्ट विद द IBM का के साथ में यहाँ पे अंडरटेकिंग अ पायलट स्टडी टू यूटिलाइज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेदर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर. मतलब अभी एग्रीकल्चर में इसे यूज़ करने वाले जो हवामान का सोल्यूशन के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर को मतलब मदद होंगी यहाँ से. इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ते हैं. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूट्स टास्क इन रियल टाइम सिचुएशन विदाउट कॉन्स्टेंट सुपरविजन. मतलब हमें यहाँ पे देख रेख की ज़रूरत नहीं है. ये थिंकिंग कर सकता है, परसीविंग, लर्निंग, खुद ही मतलब सीख सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डिसीजन ले सकता है एंड एग्जीक्यूट टास्क इन द रियल टाइम सिचुएशन. रियल टाइम सिचुएशन के साथ में ये टास्क को परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी कॉन्स्टेंट सुपरविजन. इट कैन बी डेवलप टू टेक ओवर वेराइटी ऑफ द टास्क, enable connectivity and enhance productivity. The field of the artificial intelligence is essentially when the machine can do tasks that typically require the human intelligence. मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये टिपिकल टास्क भी कर सकता है जिससे मतलब एक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है इसे करने में. It encompasses the machine learning where the machine can learn by experience and acquire skill without human involvement. एप्लीकेशन दिया है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. हेल्थ केयर में से यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर में होता है, एजुकेशन में होता है, स्मार्ट सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो वन बाय वन देखते हैं हम. हेल्थ केयर में क्या है. इंक्रीजेज द एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी इन हेल्थ केयर. एग्रीकल्चर एनहांस फार्मर्स इनकम, इंक्रीज द फार्म प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज. एजुकेशन में इंप्रूव करता है एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. स्मार्ट सिटीज़ में इसका उपयोग है एफिशिएंट एंड कनेक्टिविटी फॉर द बर्जियोनिंग अर्बन पॉपुलेशन. और स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे स्मार्टर एंड सेफर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर ट्रैफिक एंड कंजेशन प्रॉब्लम, इसमें इसका यूज़ होता है AI का. वेरियस स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द रेगुलेशन ऑफ द आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करने में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे. OECD प्रिंसिपल्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्टेड द 42 कंट्रीज इंक्लूडिंग OECD मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स. सॉरी, द स्टेटस ऑफ द इंडिया इन दिस रिगार्ड, मतलब इंडिया का यहाँ पे स्टेटस क्या है. नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नीति आयोग हैज़ आइडेंटिफाई 5 एरियाज वेयर AI कैन बी यूजफुल. नीति आयोग ने 5 एरियाज यहाँ पे ये किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं और यूजफुल होंगे वो can be useful for the artificial intelligence. It has noted that the lack of the regulation around the AI as a major weakness for the India. और सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विच इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द इनोवेटिव न्यू सोल्यूशन इन स्पेस in AI space and gateway to test and developed solution for project undertaken by the NIC at the center and state level. Center of the excellence in the artificial intelligence COE in AI by the NIC, which is platform for the innovative new solution in the AI space, gateway to test developed solution for the project undertaken by the NIC at the central and state level. Government has began the use of the artificial intelligence on pilot basis for crop cutting and yield estimation under the scheme Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Responsible AI for the social empowerment 2020. रेस 2020 के बारे में यहाँ पे दिया है. रेस 2020 के बारे में देखते हैं. इट इज़ अ ग्लोबल मीटिंग
of minds to use artificial intelligence for the social empowerment. एक बार मैं चेक कराता हूँ, समटाइम्स रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है. It is a global meeting of minds to use artificial intelligence AI for the social empowerment, inclusion and transformation in key areas like healthcare, agriculture, education, smart mobility, amongst the other sector. A startup challenge pitch fest was also launched during the event. It is ऑर्गेनाइज किया था ये रेस 2020 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया के साथ में. MEIT ने ये लॉन्च किया था, ऑर्गेनाइज किया था. हमारा फोर्थ टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में. ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बजट में यहाँ पे अनाउंस किया लार्जेस्ट एवर साइंस मिशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन NMQTA. ये क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में देखते हैं क्या है एग्जैक्टली. Quantum computing is the area of the study focused on the developing computer technology based on the principle of quantum theory, which explain the nature and behavior of the energy and matter on the quantum atomic and subatomic level. Quantum computer encode information as quantum bits and qubits. ये bits and qubits पे ये करता है, encode करता है, which can exist in superposition. Qubits represent the atom, ion, photons or electrons and their respective control devices. They are working together to act as a computer memory and processor. Because of the quantum computer can contain these multiple states simultaneously, it has the potential to be billions of the times more powerful than today most powerful supercomputer. Application क्या है quantum computer का could spur the development of the new breakthrough in the science, medications to save lives, machines learning method to diagnose illness sooner, material to make more efficient devices and structure financial strategy to live well in retirement and algorithm to quickly direct resources such as ambulances. अब quantum computing and India, हमारे इंडिया में यहाँ पे क्या है इसका मतलब रोल है. देर आर नो क्वांटम कंप्यूटर्स इन इंडिया एट, मतलब हमारे इंडिया में क्वांटम कंप्यूटर अभी नहीं है. इन 2018 द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनवील्ड प्रोग्राम कॉल्ड क्वांटम एनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी QUST टू एक्सक्लेरेट द रिसर्च ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग. 2018 से मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया था क्वांटम एनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एस्केलेट द रिसर्च करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में. क्वांटम कंप्यूटर वर्सेस क्लासिकल कंप्यूटर, यहाँ पे डिफरेंस दिया है. क्लासिकल कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द बाइनरी फॉर्मेट, यहाँ पे बिट्स का यूज़ होता है, जो आपको पता है बिट्स बाइट्स वगैरह जो होते हैं, और विच कैन रिप्रेजेंट आइदर 0 और 1 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. क्वांटम कंप्यूटर इन कॉन्ट्रास्ट यूज ऑफ द लॉजिकल यूनिट कॉल्ड क्वांटम बिट, इसे क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स भी बोलते हैं. वहाँ पे बिट्स होते हैं क्लासिकल कंप्यूटर में जो हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं. फॉर शॉर्ट दैट कैन बी पुट into the quantum state where they can simultaneously represent both 0 and 1 and their correlation. मतलब ये 0 and 1 simultaneously यूज़ करते हैं and their correlation के साथ में भी यूज़ होते हैं, like 0 1 1 0 1 1 ऐसा. लेकिन वहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर में सिर्फ एक टाइम पे एक ही यूज़ होता है, 0 या 1. While the bits in the classical computer all operate independently from one another, in a quantum computer the status of the one qubit affect the status of the all other qubits in the system, so they can all work together to achieve the solution. About this mission, ये मिशन के बारे में देखते हैं. यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड द आउटले ऑफ 8,000 crore over a period of 5 years. The area of focus क्या है इसका for the mission will be fundamental science, translation, technology development, human and infrastructure resource generation, innovation, startups to address the issues concerning the national priorities. Application which will receive the boost include aerospace engineering, numerical weather prediction, simulation securing the communication and financial transaction, cyber security, advanced manufacturing, health, agriculture, education and other important sector, with the focus on creation of the high skill job, human resource development, startup, entrepreneurship leading to technology and lead economic growth. इसमें इसका एप्लीकेशन है स्किल जॉब्स क्रिएट करने में, ह्यूमन HRD, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप में, टू टेक्नोलॉजी एंड लीड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके.
सो ये बहुत ज़रूरी है क्वांटम कंप्यूटर रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ पे दिया है। रिसेंट पेपर फ्रॉम द गूगल्स क्वांटम कंप्यूटिंग लैब announces that the company had achieved quantum supremacy. Quantum supremacy means that the researchers have been able to use quantum computer to perform single calculation that no conventional computer, even the biggest supercomputer, can perform in a reasonable amount of time. मतलब जो सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते या फिर क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते, इवन द बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते, वो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है रिजनेबल टाइम में, यहाँ पे कम टाइम में। द गूगल क्वांटम कंप्यूटर नेम सिकामोर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे माफ़ करना, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं। क्लेम्ड सुप्रीमेसी because it reportedly did the task in 200 seconds that would have apparently taken the supercomputer 10,000 years to complete. मतलब सुपर कंप्यूटर को करने के लिए वहाँ पे 10,000 ईयर्स लगेंगे, ऐसा यहाँ पे दिया है। गूगल क्वांटम कंप्यूटर का जो नाम है साइकोमोर, ये क्लेम करता है सुप्रीमेसी, मतलब बहुत फास्ट ये टास्क करता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद हम हमारे फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं, एज कंप्यूटिंग के बारे में। अभी एज कंप्यूटिंग क्यों न्यूज़ में था? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इन बाय 2025 कंपनीज विल जनरेट and process more than 75% of their data outside the traditional centralized data center, that is the age of the cloud. So यहाँ पे बोला गया है कि 75% of their data outside of the traditional centralized data centers, मतलब बहुत सारा डाटा जनरेट करेंगे, उसे एज ऑफ द क्लाउड बोला गया है। एज कंप्यूटिंग क्या है? एज कंप्यूटिंग enables the data to be analyzed, processed and transfer at the edge of the network, meaning the data is analyzed locally उसे डाटा एनालाइज करेंगे, closer to where it's stored in real time without latency. So इसे स्टोर किया जाएगा यहाँ पे एज कंप्यूटिंग, एज जो क्लाउड का काम करता है यहाँ पे। एंड द क्लाउड क्या है? बिग डाटा प्रोसेसिंग, डाटा वेयर हाउस। द एज क्या है? रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग एंड लोकल प्रोसेसिंग होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ पे दिया है, स्मार्ट डिवाइसेस होता है, स्मार्ट व्हीकल कनेक्टेड सिस्टम होता है। तो ये यहाँ पे दिया है, पिक्चर में आप देख सकते हो। एज कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटिंग अलाउज द डाटा फ्रॉम द इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस टू बी एनालाइज एज ऑफ द नेटवर्क बिफोर बीइंग सेंट टू डाटा सेंटर टू और क्लाउड। मतलब यहाँ पे ये लोकली स्टोर होगा क्लाउड की तरह। How it is different from cloud computing? The basic difference between the edge computing and the cloud computing lies in where the data processing takes place. In simple terms, cloud computing means the storing and accessing data and the programs over the internet instead of your computer hard drive. मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये जो डाटा स्टोर होता है वो इंटरनेट पे स्टोर होता है, इंस्टेड ऑफ मतलब अपने कंप्यूटर में लोकली स्टोर नहीं होता है, हार्ड ड्राइव में जो हमारे कंप्यूटर में होता है वहाँ पे स्टोर नहीं होता है। बट यहाँ पे एज कंप्यूटिंग में क्या लोकली स्टोर होगा, ये जिसे एज क्लाउड बोलते हैं। एंड इन करंटली द एग्जिस्टिंग इंटरनेट्स ऑफ थिंग IoT सिस्टम परफॉर्म ऑल ऑफ देयर कंप्यूटेशन इन क्लाउड यूजिंग डाटा सेंटर। एज कंप्यूटिंग में क्या है? ऑन द अदर हैंड मैनेज एंड ऑफ द मासिव ऑफ द अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट बाय द इंटरनेट्स ऑफ थिंग डिवाइसेज बाय स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा लोकली, मतलब ये लोकली स्टोर होगा। सो ये मतलब बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ द एज कंप्यूटिंग यहाँ पे दिया है। इट ऑफर्स हाई स्पीड, रिड्यूस लेटेंसी एंड बेटर रिलायबिलिटी विच अलाउज फॉर द क्विकर डाटा प्रोसेसिंग एंड कंटेंट डिलीवरी। मतलब ये हाई स्पीड रहेगा, रिड्यूस करेगा लेटेंसी को, एंड बेटर रिलायबिलिटी रहेगा, और क्विकर डाटा प्रोसेसिंग होगा, कंटेंट डिलीवरी मतलब लोकली स्टोर रहेगा, उसकी वजह से ये फास्ट होगा यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह। It offers better security by distributing the processing, storage and applications across the wide range of the device and data center, which makes it difficult for any single disruption to take down the network. डिस्ट्रप्शन वगैरह नहीं होगा यहाँ पे, सिक्योरिटी रहेंगी, बेटर अच्छी सिक्योरिटी रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग होगा, स्टोरेज होगा, एप्लीकेशन अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस डाटा सेंटर विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एनी सिंगल डिस्ट्रप्शन। सॉरी, यहाँ पे डिस्रप्शन नहीं होगा यहाँ पे एज कंप्यूटिंग में, जो मतलब वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में डिस्रप्शन होता है क्योंकि वो इंटरनेट पे स्टोर होता है, फिर अगर एक्सेस वगैरह नहीं हो पाता है समटाइम्स। इट ऑफर्स अ फार लेस एक्सपेंसिव रूट टू स्केलेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी, अलाउइंग द कंपनीज टू एक्सपांड देयर कंप्यूटिंग।
उस कैपेसिटी थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट्स ऑफ थिंग डिवाइस एंड एज डाटा सेंटर। उसके बाद में यहाँ पे डार्क नेट के बारे में पढ़ते हैं। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अरेस्ट किया है द कंट्रीज फर्स्ट डार्क नेट नारकोटिक ऑपरेटिव वो illegally shipped hundreds of the psychotropic drugs parcel abroad। मतलब अभी यहाँ पे एक नारकोटिक फर्स्ट डार्कनेट नारकोटिक ऑपरेटिव को यहाँ पे पकड़ा गया है जो मतलब ट्रांसफ़र कर मतलब पार्सल कर रहा था साइकोट्रोपिक ड्रग एब्रॉड में और शिप्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द साइकोट्रोपिक ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ शिप। एनसीबी ने पकड़ा गया। अब एनसीबी ने यहाँ पे अरेस्ट किया उसे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में यहाँ पे अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेनल्टी ऑफ द प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम or use in the illegal traffic in narcotic drugs. It is the Apex Drug Law Enforcement and Intelligence Agency responsible for the fighting drug trafficking and abuse of the illegal substance in India. It works in close cooperation with the Customs and Central Excise GST, State Police Department, Central Bureau of Investigation CBI, Central Economic Intelligence Bureau and other Indian intelligence and law enforcement agency बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। मतलब ये नेशनल एंड स्टेट लेवल में जितनी ही मतलब ये एजेंसी यहाँ पे दी गई है CBI हो CBI GST स्टेट पुलिस हो सेंट्रल एक्साइज वगैरह हो के साथ में यहाँ पे कोऑपरेशन करती है। द NCB प्रोवाइड रिसोर्स एंड ट्रेनिंग टू द पर्सनल ऑफ इंडियाज ड्रग law enforcement agency in fighting the drug trafficking. It also monitors India's frontier to track down points where smuggling activities takes place with the foreign trafficking. The Narcotic Control Bureau national headquarter is located in Delhi. इसमें दिल्ली में इसका headquarter है and is affiliated by the Ministry of Home Affairs। Ministry of Home Affairs के अंडर में ये आता है NCB। ये डार्क नेट क्या है एग्जैक्टली अभी पढ़ते हैं यहाँ पे। इसका आल्सो नोन एज अ डार्क वेब बोलते हैं इसे। डार्क नेट को डार्क वेब भी बोलते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो डार्क नेट को यहाँ पे डार्क वेब भी बोलते हैं। डार्क नेट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच कैन नॉट बी एक्सेस थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन। मतलब ये ट्रेडिशनल जो सर्च इंजन होते हैं उससे मतलब ये एक्सेस नहीं कर पाते हैं और लाइक गूगल नॉर इट इज़ एक्सेसिबल बाय द नॉर्मल ब्राउज़र लाइक क्रोम एंड सफारी। जो हम यूज़ करते हैं उससे एक्सेसिबल नहीं होता है ये डार्क वेब। इट इज़ जनरली यूजेस नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच मेक इट इनएक्सेसिबल टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP और द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। द कंटेंट ऑन द डार्क नेट इज़ इंक्रिप्टेड होता है। मतलब हम समझ नहीं पाते या दिखाई नहीं देता है। एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक ब्राउज़र सच एज द Onion Ring TOR browser to access those pages. Darknet itself is the only part of the deep web that is broader concept which includes sites that are protected by the password. For example, a person bank statement which are available online but will not be pulled up in generalized internet search. Only difference is that the deep web is accessible and darknet is deliberately hidden। मतलब ये हिडन होता है और जो डीप वेब जो हम यूज़ करते हैं एक्सेसिबल हो पाता है एंड डार्क नेट इज़ ये हिडन होता है। द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इज़ रेडीली अवेलेबल टू जनरल पब्लिक एंड सर्चेबल ऑन द स्टैंडर्ड सर्च इंजन इज़ कॉल्ड सरफेस वेब होता है बोलते हैं इसे। and it is used by the journalists, citizens working in the oppressive regime to communicate without any government censorship. Researchers and students do research on sensitive topics, law enforcement agency and access content block. उसके बाद में however it is surrounded by the concern over anonymity having by the illicit activity, technical challenges to establish the digital evidence in the code, privacy, ethical concern, use of the cryptocurrency. उसके बाद में यहाँ पे TOR के बारे में दिया है, द ऑनियन रिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है. TOR ब्राउज़र वॉज डेवलप इन द मिड ऑफ 1990s बाय द यूनाइटेड स्टेट नेवल रिसर्च लेबोरेटरी एम्प्लॉइज टू प्रोटेक्ट द US इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन ऑनलाइन. ये US की नेवी ने यहाँ पे ये किया था और कम्युनिकेट करने के लिए
online. It is a term so as the traffic from the browser creates several layers like those of the onion before reaching the destination right site. जो अनियन का जो स्ट्रक्चर होता है लाइक ऐसा, मतलब बहुत सारे लेयर्स होते हैं बीच में, यहाँ पे ऐसा ये होता है, उसी की तरह यहाँ पे इसी उसी के बेसिस इसका नाम पड़ा है द ऑनियन रिंग. और कंप्यूटर डज नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू द सर्वर वेयर द वेबसाइट इज लोकेटेड. इंस्टेड a whole series server are involved in the connection in order to create the greatest possible anonymity. सरफेस वेब के बारे में यहाँ पे दिया है. सरफेस वेब ये गूगल है, बिंग है, विकीपीडिया है. डीप वेब नॉट पिकअप बाय द सर्च इंजन यहाँ पे दिया है. यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो. डार्क वेब के बारे में यहाँ पे दिया है. उसके बाद में स्टेप्स टेकन इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में कौन से स्टेप्स लेकर मतलब लिए गए हैं. सेंटर हैज़ डायरेक्टेड ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू हैव द कंट्रोल ओवर फॉरेन बेस्ड कंटेंट प्रोवाइडर्स ऑफ डाटा एंड मेटाडाटा एंड to make legislative changes to provide immunity for the cyber hackers, which law enforcement agency used to counter the dark web connect transaction. The Center for Development of Advanced Computing (CDAC) is working with the CSIR on developing a darknet network telescope based on cyber security monitoring interference framework. उसके बाद में हमारा यहाँ पे दिया है एक पैराग्राफ. This will help the law enforcement agency track cyber criminals who sell illegal products and services on such platform and also track the terrorism related communication and activities. Kerala police have established the specialized darknet lab in the Cyberdome. Kerala government ने establish किया है यहाँ पे specialized darknet lab in Cyberdome and 4 officers have been trained as a darknet analyst to monitor these activities. So ये कुछ steps लिए गए हैं. केरला स्टेट आपको पता ही होगा वो डिजिटल है, 100% डिजिटल है, मतलब साक्षर. वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं केरला में. डाटा लोकलाइजेशन के बारे में हम देखते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. अभी न्यूज़ में था क्योंकि इन क्लैरिफिकेशन टू इट्स डायरेक्टिव इन अप्रैल 2018 ऑन स्टोरेज पेमेंट ऑफ सिस्टम. RBI ने अनाउंस किया यहाँ पे द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड द नीड टू स्टोर द एंटायर पेमेंट डाटा इन द सिस्टम ओनली इन इंडिया. अभी डाटा लोकलाइजेशन क्या है? इज़ द कंसेप्ट दैट द पर्सनल डाटा ऑफ द कंट्री रेसिडेंट्स शुड बी प्रोसेस एंड स्टोर इन दैट कंट्री. इट मे रेस्ट्रिक्ट फ्लोली इंटायरली और अलो फॉर कंडीशनल डाटा शेयरिंग और द डाटा मिररिंग इन विच ओनली अ कॉपी हैज़ टू बी स्टोर इन द कंट्री. There is a growing perception that the data localization will aid countries asserting sovereignty in the digital domain, ensure the informational security of its citizens and fare better in governance as it goes digital. Related information यहाँ पे दिया है. Clarifying the lawful overseas use of the data cloud act as a act of US seeks to demonopolize control over the data for the US authorities and allow tech companies to share it with the foreign government. General Data Protection Regulation GPDR के बारे में यहाँ पे दिया है. यूरोपियन यूनियन क्या है? allows cross border movement of the data but requires destination country to have stringent cyber security rules. So ये क्लाउड है US का एंड GPDR ये यूरोपियन यूनियन का है. ध्यान में रखना. RBI डाटा लोकलाइजेशन डायरेक्टिव क्या है? RBI ने इशू किया है डायरेक्टिव इन अप्रैल 2018 को एडवाइजिंग ऑल द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर टू इंश्योर दैट द एंटायर डाटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम इज स्टोर विद इन द डाटाबेस लोकेटेड इन इंडिया विद इन द 6 months. Directives are applicable to payment systems provided authorized by the RBI under the Payment and Settlement System Act 2007. These includes many companies from the payment gateways like Mastercard, Visa to e-wallets like Paytm. मतलब जो अप्लीकेबिलिटी ऑफ द ये है जो हमें मतलब डाटाबेस इन इंडिया विद इन 6 months के यहाँ पे भीतर यहाँ पे स्टोर करना है. ऐसा RBI ने कुछ डायरेक्टिव्स इश्यूज़ किए गए हैं. और उसके बाद में हम इट इंक्लूड्स द एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू पेमेंट और सेटलमेंट ट्रांजैक्शन. देयर इज अ नो बार ऑन द ओवरसीज प्रोसेसिंग ऑफ द स्ट्रिक्टली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन. हाउएवर इन द सच केसेस द डाटा शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम अब्रॉड एंड ब्रॉड बैक टू द इंडिया. उसके बाद यहाँ पे दिया नॉट लेटर दैन द यूज ऑफ 1 business day और 24 hours फ्रॉम द पेमेंट प्रोसेसिंग विच एवर इज earlier. The data can be shared with the overseas regulator if the required depending upon the nature origin of the transaction within the prior approval of the RBI. The RBI has rejected the proposal
by the overseas service provided to allow the data mirroring, which allows them to retain the copy of the data on the overseas server as well. कुछ अदर मेजर्स टुवर्ड्स डाटा लोकलाइजेशन यहाँ पे दिए गए हैं 2018 में ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉ बाय द BN श्री कृष्णा कमेटी यहाँ पे रिकमेंड किया था that all personal data of the Indians have at least one copy in India. एक कॉपी होनी चाहिए. It is also defined the category of the data as a criminal personal data which must be stored and processed only in India. मतलब only इंडिया में ही होनी चाहिए एक कॉपी. Similar clause was incorporated in the government draft e-commerce policy which recommended localization for the community data generated by the users in India from the various sources including e-commerce platform, social media, search engine, etc. उसके बाद में यहाँ पे ड्राफ्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट दिशा सेक्स टू एम्पावर द हेल्थ रेगुलेटर टू लोकलाइज डाटा. उसके बाद हम यहाँ पे हमारा 8 टॉपिक देखते हैं. यहाँ पे 8 टॉपिक देखते हैं. पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में है. यहाँ पे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में. डाटा प्रोटेक्शन इन इंडिया डज नॉट हैव एनी डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर डाटा प्रोटेक्शन. हमारे इंडिया में कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है अभी तक के डाटा मतलब प्राइवेसी डाटा प्रोटेक्शन के बारे में, यहाँ पे डाटा को प्रोटेक्ट करने के बारे में. और सेक्शन 43A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट यूजर डाटा फ्रॉम द मिस यूज बट इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर द corporate identities and not on the government agency. Also the rules are restricted to sensitive personal data only, medical history, biometric information among other things. Other act like कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का, कॉपीराइट एक्ट 1957 यहाँ पे है. उसके बाद में यहाँ पे 2018 में ड्राफ्ट विजन किया गया था प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी हेडेड बाय द जस्टिस BN श्री कृष्णा. उसके बाद में यहाँ पे की फीचर्स दिए हैं यहाँ पे इस बिल के बारे में. पर्सनल डाटा एंड डाटा कैन बी आइडेंटिफाइड एंड इंडिविजुअल. द बिल टॉक्स अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा. सेंसिटिव पर्सनल डाटा के बारे में यहाँ पे दिया है. उसमें फाइनेंस, हेल्थ, ऑफिशियल आइडेंटिफाई, सेक्स, लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक, जेनेटिक्स और उसके बाद ट्रांसजेंडर स्टेटस, इंटरसेक्स स्टेटस, कास्ट और ट्राइब, रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और अफिलिएशन, क्रिटिकल पर्सनल डाटा, मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी डाटा एंड गवर्नमेंट कैन डिफाइन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. कुछ जनरल पर्सनल डाटा भी है उसमें अदर दैन द सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डाटा है. अप्लीकेबिलिटी ये कहाँ अप्लीकेबल होगा ये बिल. governs the processing of the personal data. Government and companies incorporated in India, foreign companies dealing with the personal data of the individuals in India. उसके बाद में obligations क्या है of the data fiduciary an entity or the individual who collects and decide the means and purpose of the processing personal data. Personal data can be processed only for the specific clear and lawful process. All the data fiduciary must be undertake the certain transparency and accountability measures such as implementing the security safeguards such as data encryption and preventing misuse of the data. Instituting grievances redressal mechanism to address the complaints of the individual and the rights of the data principal, the individual whose data is being collected and processed. These include the right to obtain the confirmation from the fiduciary on the whether their personal data has been processed and restrict the continuing disclosure of their personal data by the fiduciary if it is no longer necessary or consent is withdrawn. It also include the right to be forgotten. उस यहाँ पे इंक्लूड किए गए राइट्स उसके बारे में. ग्राउंड्स ऑफ द प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा. द बिल अलाउ प्रोसेसिंग डाटा बाय द फिडुशियरी ओनली इफ द कंसेंट इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल. मतलब किसी के कंसेंट होंगी तभी. हाउएवर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस द पर्सनल डाटा कैन बी प्रोसेस विदाउट द कंसेंट. दिस इंक्लूड मतलब किसी की अनुमति के बिना भी यहाँ पे ये डाटा मतलब एक्सेस कर सकते हैं. उसमें इंक्लूड है इफ़ रिक्वायर्ड बाय द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स टू द इंडिविजुअल. मतलब किसी की भलाई के लिए लीगल प्रोसीडिंग के लिए एंड टू रिस्पॉन्ड मेडिकल इमरजेंसी अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो. सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज platform with the larger number of the user and having potential impact electoral democracy or public order have the certain obligation which include the providing the voluntary user verification mechanism for the use in India according to the officer's source. While the process can voluntary for the users can be completely designed by the company, it will decreases the anonymity of the users and preventing trolling. Data protection authority उसके बारे में देखते हैं पढ़ते हैं. The bill set up a data protection authority which may
take steps to protect the interests of the individual, prevent misuse of the personal data, ensure the compliance with the bill. Transfer of the data outside India, मतलब बाहर कैसे डाटा इसका शेयर करेंगे. Sensitivity of the personal data may be transferred outside for the processing explicitly consented by the individual and subject to the certain additional condition. कुछ कंडीशन के साथ में और इंडिविजुअल की यहाँ पे कंसेंट हो, मतलब अनुमति हो होने के बाद में. However, the such sensitive personal data should be continue to be stored in India, मतलब इंडिया में इसे स्टोर किया जाएगा ही. क्रिटिकल पर्सनल डाटा कैन ओनली बी प्रोसेस इन इंडिया, और इंडिया में ही यहाँ पे प्रोसेस होगा. एंड पर्सनल डाटा अदर दैन द सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डाटा डोंट हैव सच लोकलाइजेशन मैंडेट्स. उसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्शन, कुछ एग्जेम्पशन दिए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी ऑफ इट्स एजेंसी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट in interest of the security of the state, public order, sovereignty, integrity of the India and friendly relations with the foreign state, for preventing the incitement to the commission of the any cognizable offence, arrest without warrant relating to the above matter. Processing of the personal data is also exempted from the providers of the bill for certain other purposes such as prevention, investigation or prosecution of any offence, personal, domestic and journalist purposes के लिए. Sharing of the non-personal data with the government may direct a fiduciary to provide it with any non-personal data, anonymous personal data where it is not possible to identify the data principal for the better targeting of the services. उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं हमारा 9th टॉपिक है 3D प्रिंटिंग के बारे में देखते हैं. यूज़ में था क्योंकि इसराइल ने क्रिएट किया है यहाँ पे वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हार्ट मेड फ्रॉम द ह्यूमन सेल्स से यहाँ पे 3D प्रिंटेड हार्ट किया मतलब क्रिएट किया गया है. वर्ल्ड का फर्स्ट है 3D प्रिंटेड हार्ट. इस हार्ट के बारे में पढ़ते हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ते हैं हम. इट इज़ एन एडिटिव प्रोसेस वेयर in an object is created by laying down the successive layers of the material until the object is created. Each of these layers can be seen as a thinly sliced horizontal cross section of the eventual object. It is also known as additive manufacturing में बोलते हैं इसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को. और उसके बाद में यहाँ पे ये यूज़ करता है मटेरियल सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एट्सेट्रा टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट एनविसाज ऑन द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टू रियल 3 डायमेंशनल एटम. ये प्लास्टिक्स एंड मेटल्स का यूज़ करता है ये करने 3 डायमेंशनल एटम्स क्रिएट करने के लिए. इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ द लाइटर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन दैट आर टू डिफिकल्ट एंड टू एक्सपेंसिव टू बिल्ड यूजिंग द एडिशनल डाइज, मोल्ड्स, मिलिंग and machine. It has multiple applications like aerospace, healthcare, automotive, product development and etc. to create 3D object. उसके बाद में यहाँ पे 10 टॉपिक पे आते हैं हम. यहाँ पे बायोमेट्रिक्स के बारे में यहाँ पे दिया है. ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू द बायोमेट्रिक सी फेयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट BSID कैप्चरिंग द फेशियल बायोमेट्रिक डाटा ऑफ सी फेयरर्स. The BSID has the dimension of the smart ID card. It introduced the modern security features like embedded biometric chips as well as the optical security features such as micro print, micro text and unique guillage pattern. The new card is in confirmation of the convention number 185 of the International Labour Organization on BSID. India ratified the convention यहाँ पे अक्टूबर 2015 में यहाँ पे इसने ये रेटिफाई किया था. It has been developed with the collaboration with the Center for the Development of Advanced Computing CDAC मुंबई. बायोमेट्रिक के बारे में देखते हैं यहाँ पे. बायोमेट्रिक आर द फिजिकल और बिहेवियरल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स that can be used to digitally identified person to grant access to the system, device or data. Each of these identifier is considered as the unique to the individual and they can be used in the combination to ensure the greater accuracy of the identification. Biometric can be divided into 3 main categories of the characteristics: biological, DNA, blood, and microbiological form of the structure of the organism, shape of the hand, palm, fingerprints, vein patterns, face, iris, vein pattern in the retina, voice, ear, behavioral pattern, walking, handwritten signature, keyboard strokes, etc. RFID के बारे में यहाँ पे दिया है. हमारा 11 टॉपिक है. इंडियन रेलवे इज टेकिंग अप द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID प्रोजेक्ट. उसका एम है टू ऑटोमेटिकली एंड एक्यूरेटली ट्रैक एंड ट्रेस द रोलिंग स्टॉक एज दे मूव अक्रॉस द कंट्री विद द स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी. अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि ऑल द रोलिंग स्टॉक विच इंक्लूड्स द कोचेस एंड वैगन्स विल बी फिटेड विद द RFID टैग बाय 2021.
RFID प्रोजेक्ट हैज़ बीन अंडरटेकन अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया हमारे खुद का भारत का ये इनिशिएटिव है बाय द सेंटर फॉर द रेलवे इंफॉर्मेशन सेक्टर ने। इट एनेबल्स द एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन रेलवे। RFID टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे दिया है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है एंड नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे ये कंपैरिजन दिया गया है। हम वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। RFID टेक्नोलॉजी ये इलेक्ट्रॉनिक टैग दैट कैन बी एक्सचेंज द डाटा विद द RFID रीडर्स थ्रू रेडियो वेव्स। इसमें रेडियो वेव्स का यूज़ होता है एंड ब्लूटूथ में यहाँ पे शॉर्ट वेव अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन में एक वर्क करता है, रेडियो वेव्स की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। इट इज़ यूज फॉर द स्मॉल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टू डू स्मॉल एक्शन एंड सर्च एज द कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट। ये NFC इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस दिए हैं बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ये जो है अपना RFID टेक्नोलॉजी ये फास्टर कनेक्शन है। इट्स ऑपरेशनल रेंज इज़ अबाउट 100 मीटर। ये स्लो है ब्लूटूथ एंड ये NFC ये भी फास्टर कनेक्शन है। ऑपरेशनल रेंज इज़ वेरी लेस और क्लोज टू इंचेस। ये 100 मीटर है, यहाँ पे थोड़ा कम है और यहाँ पे 40 मीटर इंडोर में होता है ये एंड 100 मीटर आउटडोर में होता है। ये फास्टर है NFC बट इसका रेंज बहुत कम है। RFID टैग टिपिकली सेंड्स आउट द इंफॉर्मेशन हैंस ओनली वन वे इंफॉर्मेशन। इसमें वन वे इंफॉर्मेशन होती है RFID में और ब्लूटूथ में टू वे इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ ब्लूटूथ में आपने देखा पढ़ा होगा कभी ब्लूटूथ के बारे में तो। और NFC में इंफॉर्मेशन इज सेंड इन द बोथ डायरेक्शन। इसमें बोथ डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है NFC में। फास्टैग के बारे में दिया है कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे। वन नेशन वन फास्टैग ये स्कीम लाया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने, सो ये ध्यान में रखना। इट एम्प्लॉयज़ द रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID टेक्नोलॉजी फॉर द पेमेंट डायरेक्टली एंड प्रीपेड फॉर सेविंग अकाउंट्स। मतलब हमारे प्रीपेड एंड सेविंग अकाउंट कार्ड में से डायरेक्टली मतलब ये टोल नाके पे ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। फास्टैग ये 5 साल के लिए वैलिड था। कैन बी रिचार्ज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स दिए यहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक है सेंटर इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अभी रिसेंटली CEIR पोर्टल लॉन्च किया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने टू फैसिलिटेट द ब्लॉकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ द स्टोलन एंड लॉस्ट मोबाइल फ़ोन इन दिल्ली। द इनिशिएटिव इज़ अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये इनिशिएटिव है एंड वॉज फर्स्ट लॉन्च इन मुंबई में लॉन्च हुआ था। रजिस्टर्ड CEIR act as the central system that connect to IMEI database of all network operator to share blacklisted mobile devices. Devices blacklisted in one network will not work on the other network even if the subscriber identity model SIM card in the device is changed. SIM चेंज करने के बाद में भी ये वर्क नहीं करेगा और ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ब्रॉडबैंड रेडीनेस यहाँ पे दिया गया है। अब सॉरी एक मिनट ये पॉइंट पढ़ लेता हूँ। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में लाई गई थी कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल मोबाइल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेफ्ट एंड द अदर कंसर्न्स इंक्लूडिंग द रीप्रोग्रामिंग ऑफ द मोबाइल हैंडसेट के बारे में यहाँ पे था। अगर चोरी वगैरह हो गया उसके लिए ये नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 की लाई गई थी। ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स BRI के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर द रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER ने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप द BRI फॉर द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इट विल अप्रेज द कंडीशन ऑफ द अंडरलाइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल बी कंडक्टेड एनुअली अंटिल 2022। ये एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लेवल पे यहाँ पे होने वाला था। इट विल प्रोवाइड द यूजफुल इंसाइट इनटू स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड द BRI कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट 1 यहाँ पे फोकस करता है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द 9 पैरामीटर लाइक स्टेट पॉलिसी टावर नंबर ऑफ फाइबर्स एटसेट्रा एंड पार्ट 2 में यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द साइड पैरामीटर्स विच विल बी कैप्चर्ड थ्रू द प्राइमरी सर्वे। इट विल इंक्लूड्स इंडिकेटर्स सच एज परसेंटेज हाउस होल्ड यूजिंग द कंप्यूटर्स लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड विद द फिक्स ब्रॉडबैंड कनेक्शन एटसेट्रा। सो एक बार आप पॉज करके पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और इसके बाद में इट इज़ आल्सो एनविसाज इन द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो
इसके बाद में हम टेक सागर के बारे में पढ़ते हैं। ये रिसेंटली नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस एंड डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च किया था यहाँ पे टेक सागर। एंड ऑनलाइन पोर्टल है फॉर इंडियाज़ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। द पोर्टल विल लिस्ट बिजनेस एंड रिसर्च एंटिटीज़ from the IT industry, startups, academia, and individual researchers. Tech Sagar is consolidated and comprehensive repository of the India's cyber technology capabilities of the Indian industry, academia, research across the 25 technology areas such as Internet of Things, artificial intelligence, and machine learning, etc. Data Security Council of India ये नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी ऑन द डाटा प्रोटेक्शन इन इंडिया है एंड सेटअप किया था नॉस्कॉम ने इसे। It is committed to making the cyber safe, secure and trusted by the establishment of the best practices standard initiative in the cyber security and privacy. उसके बाद में वाईफाई कॉलिंग पे आते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग अभी जियो ने इसे फॉलो किया था और ये वाईफाई बेस्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP सर्विस है। ये सब आपको पता ही होगा। शॉर्टर कॉल कनेक्शन टाइम्स के लिए होता है एंड यूज़र डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस। द कॉल इज़ फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर नॉट बाय यूजिंग द ऐप। वाईफाई 6 यहाँ पे के बारे में यहाँ पे दिया है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यूजेस द रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन द वाईफाई एनेबल डिवाइसेस एंड द इंटरनेट। लाईफाई है अनदर मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द लाइट रादर दैन द रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें लाइट का यूज़ किया जाता है टू ट्रांसमिट द डाटा। डार्क फाइबर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर लेड बाय द कंपनीज इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉस्ट रिपीटेशन वेयर द मोर बैंडविड्थ इज नीडेड। The hitherto unused infrastructure will be used by this company to expand their presence in the rural India. Deep fakes के बारे में यहाँ पे दिया है। refers to manipulate videos or other digital representation produced by the sophisticated artificial intelligence that yield fabricated an image and sound that appear to be real. उसके बाद में पेगासिस के बारे में देते हैं। ये मोबाइल स्पाईवेयर है, इतना ध्यान में रखना। डेवलप किया था इसराइल साइबर आर्म्स फर्म्स एनएसओ ग्रुप ने और ये इन्फेक्ट करता है both Android and iOS phone को। It is usually deployed by sending the specially linked to the target device. Once deployed, hackers has complete access to the data on the victim phone। मतलब जिस फ़ोन पे ये पेगासिस मोबाइल स्पाईवेयर है इसराइल का है, मतलब ये हैक करता है और पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो जाती है उस हैकर को। ये स्टैंड हॉक के बारे में बढ़ते हैं। ये बग है विच अलाउज मालवेयर application to pose as a genuine application and access user data of all kinds. Recently Home Ministry ने यहाँ पे सेंड किया अलर्ट to all states warning them talk about the vulnerability of the Android operating system to these bugs। और उसके बाद में यहाँ पे वर्चुअल ह्यूमन नियॉन के बारे में पढ़ते हैं। ये सैमसंग का इनिशिएटिव है। is a computational created virtual being looked to behave like a real human with the ability to show emotions and intelligence. The word derived from the neo प्लस ह्यूमन। जेनोबोट के बारे में यहाँ पे देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट डेवलप किया था इंजीनियरिंग फ्रॉग एम्ब्रियोज इन द लैब टू बिहेव लाइक लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म। दे आर स्मॉल इनफ टू ट्रैवल इनसाइड ह्यूमन बॉडीज। जेनोबोट्स may lead to novel machines in the wide range of fields like detecting toxic contamination in the environment, gathering microplastic in ocean, scraping out the block in blood vessel, etc. सेरिब्राज वेफर स्केल इंजन ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर है और 1.2 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर एंड 4 लाख आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइज कोर से इसमें 18 गीगाबाइट्स ऑफ द मेमोरी है। यहाँ पे 8 इंच बाय 8 इंच का है, बिल्ट फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे ये बिल्ड किया गया है। अजित माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। ये IIT बॉम्बे ने डेवलप किया था। ये कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनियसली डिज़ाइन फैब्रिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर है अजित। इट इज़ अ मीडियम साइज प्रोसेसर है और यहाँ पे रिड्यूस किया था कंट्रीज इम्पोर्ट टू मेक द इंडिया सेल्फ रिलायंट इन इलेक्ट्रॉनिक। इसका इनोवेशन किया गया है इसी के लिए। एंड इंडियाज़ फर्स्ट रोबोकॉप, ये ध्यान में रखना, केरला पुलिस ने यहाँ पे फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन द कंट्री ये यूज़ किया गया है रोबोट नेम्ड KP बोट। ऐसा है रैंक्ड फॉर द पुलिस वर्क के लिए यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे इस 4th पार्ट में यहाँ पे हमने ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद में हमारा 4th टॉपिक आएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड।
सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। और ये 4th पार्ट था, इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे होंगे सो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।